स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12 जो कि होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग पार्ट फर्स्ट है। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 2 अंक वाले लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे और जो कि न्यू क्वेश्चन बैंक का एक हिस्सा है। और ये क्वेश्चन बैंक का एमपी विमर्श पोर्टल द्वारा संशोधित जारी प्रश्न बैंक है जो कि आपको आने वाली आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन सभी 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जीएम खाद्य क्या है या जीएम फसल को संक्षेप में समझाइए। 2 अंक के हिसाब से हमें उत्तर को यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें होती है, तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों से उत्पादित जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना हम जीएम खाद्य कहते हैं। और जीएम खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। तो देखिए इन फसलों को थोड़ा सा चेंज किया जा चुका है। इनमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स भी हैं और इनमें ट्रांसजीवों के द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाई जाती है जैसे कि क्राई प्रोटीन होती है। और ये जो प्रोटीन होती है ये कीट प्रतिरोधी किस्मों में पाई जाती है। मतलब कि ये जो एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि कीटों के लिए प्रतिरोधी का काम करती है। तो इस प्रकार ये इन फसलों में भी देखने को होती है। इन खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों के द्वारा उत्पादित एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक में जीन ट्रांसफर के समय भी काम आते हैं। तो इन प्रकार की जो फसलें होती हैं हम जीएम खाद्य फसलें कहते हैं। और इसमें भी हम देखें कि कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण है। इन उदाहरणों को देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे एक प्रकार जो मक्का है ये एक जीएम खाद्य फसल है और इसमें क्या किया गया है, तो इसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीनों का समावेश किया गया है जिससे कि ये पीड़क यानी कि जो कीट होते हैं एवं उनके रोगों के लिए प्रतिरोधकता इस प्रकार की मक्का में पाई जाती है। एक फ्लोर्स और टमाटर है, ये प्रथम जीएम खाद्य है और इन टमाटरों में कैनामाइसिन जैसे प्रतिजैविकों के लिए भी प्रतिरोधकता पाई जाती है। रेप ऑयल सीड है और ये एक प्रकार का नया पादप है जिसमें बास्टा नाम खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। तो यहाँ इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि जीएम खाद्य जो होते हैं कैसे होते हैं। तो ये रूपांतरित खाद्य होते हैं, है ना, जिनमें अपने आप कीटों से लड़ने की क्षमता और अनेक उपयोगी लाभदायक जो भी पदार्थ होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीएम फसलों के लाभ लिखिए। अब देखिए जीएम खाद्य फसल को तो हम देख चुके हैं, अब इनके लाभ क्या होते हैं। तो लाभ वही हैं, जीएम खाद्य फसलें या फसली पौधों में वांछित फेनोटाइप लक्षण ये उत्पन्न कर सकती है, यानी कि जैसे लक्षण हम चाहते हैं इन फसलों में वैसे ये उत्पन्न करती है। दूसरा प्रकार है यहाँ पर दूसरा लाभ है ट्रांसजेनेसिस के द्वारा जीएम पौधों में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रविष्ट कराया जा सकता है। जीवों को नहीं, जीनों को प्रविष्ट कराया जा सकता है और ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती रहती है। थर्ड है यहाँ पर इनमें विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले पौधों का संश्लेषण भी होता है और इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीनों की अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। तो सीधा मतलब है कि यहाँ पर हम जो चाहते हैं ऐसे लक्षणों वाली फसलें ये होती है और जैसा हम चाहें जो इनसे उत्पन्न करवाना चाहते हैं, प्रतिरोधकता, कीटों से बचाव, सभी प्रकार के गुण इनके अंदर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोष मुक्त कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए दोष मुक्त का मतलब है जो दोषों से मुक्त हो, ऐसी कृषि दोष मुक्त होता है। अब दोष कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए आज हम वर्तमान में देखते हैं कि हम कृषि को व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करते हैं, मतलब फसलों को व्यावसायिक रूप से उगाने का कार्य करते हैं और इसके लिए हम अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करते हैं, है ना, दवाइयों का उपयोग करते हैं। अब ये चीजें जो होती है ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तो इन्हें हटाना और इनके स्थान पर ऑर्गेनिक खेती, कार्बनिक खेती का उपयोग करना ही दोष मुक्त कृषि होती है। चलिए उत्तर को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कृषि की वह विधि जो कि दीर्घकालीन हो। अब दीर्घकालीन से मतलब क्या है, तो देखिए हम जब अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करते हैं, खादों का उपयोग करते हैं, तो इससे कृषि जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता में कमी आती है। और यहाँ पर जो दोष मुक्त कृषि है ये कैसी होना चाहिए, दीर्घकालीन, लंबे समय तक हो, टिकाऊ हो एवं हानि रहित हो, किसी प्रकार की हानि उससे हमें ना हो, उसे को हम कहते हैं दोष मुक्त कृषि।
और अतः ऐसी कृषि प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हो गई जो कि उर्वरकों के अति उपयोग, कीटनाशकों एवं शाकनाशियों एवं रसायनों के अंधाधुंध उपयोग जैसे दोषों से मुक्त हो। तो देखिए, ऐसी कृषि प्रणाली के को विकसित करने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है, जो कि उर्वरक का बहुत ज्यादा उपयोग जहां पर होता है, कीटनाशकों का उपयोग, शाकनाशी, रसायनों के अंधाधुंध उपयोगों से मुक्त हो। तो ऐसी कृषि को ही हम दोष मुक्त कृषि या दीर्घकालीन कृषि कहते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कार्बनिक खेती। तो 2 अंक के हिसाब से उत्तर हमारा पर्याप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कार्बनिक खेती क्या है और इसका आधार क्या है। देखिए, अभी जो प्रश्न देखा था वही प्रश्न है, वहां पर सिर्फ दोष मुक्त कृषि था और यहाँ कार्बनिक खेती है। अब देखिए, कार्बनिक खेती ही दोष मुक्त कृषि का एक उदाहरण था, तो वही हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए देखिए, कार्बनिक खेती जो होती है, खेती कृषि उत्पादन की वो पद्धति जिसमें हम संश्लेषित उर्वरक या कीटनाशक, निंदानाशक, पौधे वृद्धि नियामक और पशु जनित पदार्थ आनुवांशिक रूप से जीवाणुओं का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। ऐसी कृषि जो होती है कार्बनिक खेती होती है, जहां पर हम इन चीजों का उपयोग इसमें नहीं करते हैं। मतलब खाद है, रसायन है, जो होते हैं उर्वरक, खाद नहीं सॉरी उर्वरक जो कारखानों से बनकर आते हैं, इनका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, फसल चक्र का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ कीट और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम जैव पीड़कनाशकों का उपयोग करते हैं, यानी कि दूसरे जीवों का उपयोग करते हैं जो कि इन कीटों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना उर्वरक एवं कृषि रसायनों का कम से कम प्रयोग होता है ना। इस प्रकार का प्रयोग ना हो, अंधाधुंध एवं जैविक आधारित उर्वरकों का ही प्रयोग होता है। साथ ही साथ जैसे खाद है, जैव पीड़कनाशकों के लिए का अधिक उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। अब देखिए, खाद है यहाँ पर उर्वरकों का कारखानों से संबंधित नहीं, जैविक आधारित उर्वरकों का इसमें उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी कार्बनिक खेती होती है। अब इसके आधार की यदि हम बात करते हैं तो इसका आधार क्या होता है, तो देखिए, इस खेती का जो आधार होता है, इसमें कार्बनिक खेती में भूमि, पौधे, पशु, मानव और वैश्विक परिस्थितियों को सुधारने और उसे टिकाऊ बनाने पर यह आधारित होती है ना। मतलब मानव के लिए नुकसानदायक ना हो, लंबे समय तक हो, और आज की जो हमारी परिस्थितियां जिससे अनेक प्रकार के रोग हमें इन चीजों से देखने को मिलते हैं, वो इसमें नहीं मिलते हैं। कार्बनिक खेती उन सभी जैव पारिस्थितिक तंत्रों एवं जैव चक्रों पर आधारित होती है और उन्हीं जैव तंत्रों और जैव पारिस्थितिक तंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है और उन्हें बढ़ाया जाता है। कार्बनिक खेती वातावरण एवं जीवन की संभावनाओं को प्रदूषण से मुक्त बनाने पर आधारित है और कार्बनिक खेती वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य एवं वातावरण को बचाने के लिए वांछित सावधानियों एवं आवश्यक उपायों पर ही आधारित है। तो इस प्रकार से ये हमारी कार्बनिक खेती के आधार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझाइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपने इसके पहले वाले जो चैप्टर था उसमें भी देखा होगा। तो यहां पर देखते हैं इसको। तो जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता के अनुसार हेरफेर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन, है ना। आनुवंशिक पदार्थ का इसमें क्या होता है, कृत्रिम संश्लेषण किया जाता है। 2 अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़ करके एक नया डीएनए बनाना, या फिर डीएनए की मरम्मत करना, या फिर डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइडों को हटाकर या फिर जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले डीएनए अणुओं का संश्लेषण इसमें किया जाता है और उनका नियंत्रण किया जाता है तथा जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अब इस विधि के द्वारा आनुवंशिक वैज्ञानिक जीन संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन के द्वारा हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है और आनुवंशिक रोगों से मानव जाति की मुक्ति दिला सकेंगे अथवा मानव के द्वारा उपयोग होने वाले पादप और जंतुओं की नस्लों का सुधार कर सकेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके महत्व को भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जीन लाइब्रेरी या जीन बैंक क्या है। तो देखिए, जीन लाइब्रेरी और जीन बैंक का क्वेश्चन भी इसके पहले वाले चैप्टर में आ चुका था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको बहुत छोटा ही लिखा है। इसे तैयार करने की विधि भी है, इसलिए थोड़ा सी परिभाषा को शॉर्ट कर दिया है।
देखिए, जीनोमिक लाइब्रेरी या जीन बैंक के अंदर यदि हम बात करते हैं तो जीनोम खंडों अथवा पूर्ण जीनोम को इसमें संरक्षित किया जाएगा, है ना। अब इसे तैयार करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं, कुछ चरण हैं और इस प्रकार से ये हो सकते हैं। पहले है यहाँ पर डीएनए खंडों का उत्पादन होना, फिर डीएनए खंडों का वाहक क्लोन प्लाज्मिड, कॉस्मिड या विषाणु में प्रवेश करना, और थर्ड है यहाँ पर क्लोन डीएनए का पोषक जीवाणु में प्रवेश। इस प्रकार से प्राप्त पोषक जीवाणु, जिसमें इच्छित डीएनए संरक्षित रहता है, को संवर्धन माध्यम में विकसित करते हैं और ऐसा करने से जीवाणु की कॉलोनियां प्राप्त होती है और इन जीवाणुओं की सहायता से, एंजाइम की सहायता से डीएनए को प्राप्त कर खंडों को जीनोमिक लाइब्रेरी में संरक्षित किया जाता है। तो देखिए, प्रश्न यहाँ पर हमारा 2 अंक का है, तो उत्तर इतना ही है। पर यदि आपके लिए ये प्रश्न थोड़ा से ज्यादा अंक के लिए आता है तो फिर इसमें थोड़ा सा उत्तर हमें और जोड़ना होगा, जो कि इस प्रकार से होगा। तो ये 2 अंक के लिए नहीं है, ठीक है। 2 अंक से ज्यादा आपका 3-5 अंक के लिए यदि बनता है कोई कभी क्वेश्चन, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिए। जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है, उसका निर्माण करने के जो चरण होते हैं, उन्हें हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम टिश्यू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सीडीएनए कॉपी बनेगी, फिर उसमें रिमूवल ऑफ एमआरएनए बाय अल्कोहली ट्रीटमेंट, और सिंगल स्ट्रैंड सीडीएनए बनाया जाएगा, फिर से डबल स्ट्रैंड सीडीएनए विद डीएनए पॉलीमर्स फॉर्मिंग हेयरपिन लूप्स, है ना। और फिर रिमूवल ऑफ हेयरपिन लूप्स विद एसआई न्यूक्लियस, डबल स्ट्रैंड सीडीएनए। तो इस प्रकार से भी यदि अंक ज्यादा के लिए यदि बात करें तो उसमें ये लिखना है 2 अंक में से शामिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया था, इसलिए आपको दिखा दिया। तो चलिए, और ये हमारे जो क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।